वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2009 में आई मूवी लॉ अबाइडिंग सिटीजन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है जेरेड बटलर और जेमी फॉक्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम क्लाइड शेल्टन है, जो कि प्रोफेशनली एक जीनियस इंजीनियर है। क्लाइड की एक प्यारी सी बच्ची भी है जो कि क्लाइड की तरह ही कारस्तानी करती रहती है और इवन उसने अपनी मम्मा और पापा के लिए ब्रेसलेट भी बनाया है। तभी क्लाइड को उसकी वाइफ की आवाज आती है तो वो डोर ओपन करने जाता है, मगर जब वो डोर ओपन करता है तब दो ठग्स यहाँ आकर क्लाइड को टर्न कर देते हैं। इसके बाद इनमें से एक ठग क्लाइड को बांध देता है और दूसरा घर के सामान को चोरी करने लगता है। और जब क्लाइड की वाइफ यहाँ पे आती है तो उसे भी फोर्सफुली कंट्रोल कर लिया जाता है। इसका डार्बी नाम का चोर क्लाइड को चाकू मार देता है और कहता है कि तुम किस्मत से नहीं लड़ सकते। इसके बाद डार्बी क्लाइड की वाइफ के साथ छेड़छाड़ करने लगता है तो उसका साथी रॉबर्ट बोलता है कि चलो यहाँ से, हमारा काम पूरा हुआ। मगर डार्बी उसे झाड़ देता है और फिर वो क्लाइड की वाइफ को क्लाइड के सामने ही रेप करके उसे मार देता है। मगर तभी डार्बी को क्लाइड की बच्ची दिखाई देती है तो वो यही हाल बच्ची का भी कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम निक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक लॉयर है। मगर निक पूरी तरह से कैरियर ओरिएंटेड आदमी है, यानी वो ऐसा कोई भी केस नहीं लेता जिससे वो हार जाए। यानी कि वो अपने कैरियर में इंसाफ से ज्यादा अपने कैरियर रिस्क पे ध्यान देता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जोन्स निक से पूछता है कि शेल्टन फैमिली की ट्रेजेडी केस का क्या हुआ, तो निक बोलता है कि इस केस में कन्विक्शन के लिए एविडेंस पूरे नहीं है, तो ये केस रिस्की है और मैं इस केस को किसी भी हालत में लड़ने नहीं वाला। तो जोन्स बोलता है कि निक, इस केस में एक छोटी सी बच्ची भी मारी गई है और तुम्हें अभी भी अपने रिस्क की पड़ी है। मगर निक पे इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। इसका निक क्लाइड से मिलने जाता है जहां क्लाइड उसे कुछ नोट्स देता है जिन्हें उसके केस में यूज किया जा सकता है। मगर निक उन्हें देखकर अलग रख देता है और कहता है कि मैंने डार्बी से बात की है और हमारे बीच सौदा हुआ है कि अगर डार्बी रॉबर्ट के खिलाफ गवाही दे दे तो डार्बी को 5 साल की सजा सुनाई जाएगी और रॉबर्ट को डेथ रो पे भेज दिया जाएगा। मगर ये सब सुनकर क्लाइड बहुत ज्यादा शॉक्ड है कि ये लॉयर एक मर्डरर से इस तरह सौदा कैसे कर सकता है, ये तो सरासर धोखा है। मगर फिर भी क्लाइड निक से भीख मांगता है कि वो डार्बी की डील एक्सेप्ट न करे। मगर निक बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि डील पहले ही हो चुकी है और अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा और आज का कानून ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, यहाँ ये मायने रखता है कि आप कोर्ट में क्या प्रूव कर सकते हो। मगर ये सब सुनकर क्लाइड को समझ में आ जाता है कि निक को उसके पर्सनल फीलिंग और उसकी फैमिली ट्रेजेडी की कोई भी परवाह नहीं है। वो तो बस इस केस को जल्दी से खत्म करवाना चाहता है, जिसके लिए उसने डार्बी के साथ डर्टी डील भी की है। और ये सब जानकर क्लाइड काफी सदमे में है। इस बार इस केस की सुनवाई चालू हो जाती है जहां डार्बी रॉबर्ट के खिलाफ गवाही दे देता है, जिससे रॉबर्ट के क्राइम प्रूव हो जाते हैं। इसका डार्बी मीडिया के सामने बोलता है कि थैंक्स लॉयर नेक मुझे बचाने के लिए। और ये सब सीन क्लाइड भी देख रहा होता है और अब क्लाइड पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि कानून के रखवालों ने ही उसे धोखा दिया है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां निक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा है और उसकी बेटी उसके लिए नाश्ता बना रही है। इसके बाद हमें एक प्रिजन दिखाई जाती है जहां 10 साल के बाद डेथ रो प्रिजनर रॉबर्ट को सजाए मौत दी जा रही है। मगर मरने से पहले रॉबर्ट कहता है कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने क्लाइड की बीवी बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो उन्हें इवन टच तक नहीं किया था, ये काम तो डार्बी का था, मैं तो बस वहाँ पे चोरी करने गया था। तो ये सब सुनकर निक काफी ज्यादा अपसेट है, मगर फिर भी उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके कुछ ही देर बाद रॉबर्ट को डेथ वाला डोज दिया जाता है। मगर मरने से पहले रॉबर्ट कुछ ज्यादा ही तड़प रहा था और वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर रॉबर्ट मारा जाता है। इस पर डॉक्टर्स बताते हैं कि डेथ ड्रग पेन फ्री ड्रग है, मगर शायद किसी ने ड्रग के साथ छेड़छाड़ की है। कोई चाहता था कि रॉबर्ट तड़प तड़प के मरे। इसके बाद चेकिंग करने पे इन्हें एक कैन मिल जाती है जिसपे लिखा था कि तुम किस्मत से नहीं लड़ सकते। तो निक को डार्बी के बारे में याद आता है कि वही इस डायलॉग को बार बार बोलता था। तो पुलिस डार्बी की घर की तरफ जाने लगती है। वहीं डार्बी को किसी का कॉल आता है कि जल्दी से खिड़की के बाहर देखो। तो डार्बी ऐसा ही करता है तो वो देखता है कि पुलिस उसके घर को घेर रही है। तो डार्बी घर से भाग जाता है। इसका मिस्टीरियस कॉलर डार्बी को सेफ एरिया की तरफ डायरेक्ट करने लगता है। इसका डार्बी एक कार में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर को यहाँ से चलने के लिए फोर्स करता है। तो ड्राइवर उसे एक सुनसान एरिया ले जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाला असल में क्लाइड है और इसी ने डार्बी को पुलिस चेस से बचाया है। और जब डार्बी क्लाइड को शूट करने का ट्राई करता है तो वो पैरालाइज हो जाता है क्योंकि ये गन एक प्रॉप गन थी जिसमें बुलेट के बजाय निडल्स थी जिन पर पैरालाइजिंग पॉइजन लगाया हुआ था और इस गन को भी क्लाइड ने ही अरेंज किया है।
असल में क्लाइड डार्बी को मारने से पहले खूब टॉर्चर करना चाहता है और वो ऐसा करता भी है। और यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि रूबर्ट के तड़प तड़प के मरने के पीछे क्लाइड का ही हाथ है। खैर 10 साल तक अपनी फैमिली ट्रेजेडी के नाइटमेयर्स किसी भी आदमी को पागल कर देंगे और यही हाल क्लाइड का भी है। अब वो अपने इंसाफ के लिए खुद ही लड़ना चाहता है। नेक्स्ट डे पुलिस वालों को डार्बी की डेड बॉडी मिल जाती है, मगर बॉडी तो पूरी नहीं थी क्योंकि क्लाइड ने उसे काट पीट डाला था और यहाँ पर पूरा हॉरर शो बना डाला था। एक्सपीरियंस्ड पुलिस वाले भी ये सब देखकर वॉमिटिंग करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस पता लगा लेती है कि ये काम क्लाइड शेल्टन का है, तो वो लोग क्लाइड के घर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर क्लाइड इनका इंतजार कर रहा था। इसका क्लाइड को पकड़ लिया जाता है और जाते जाते क्लाइड निक को घूर घूर के देख रहा था क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि निक ने ही उसका केस लड़ा था, मगर उसने क्लाइड की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी। इसका हमें एक प्रिजन दिखाई जाती है जहाँ पर क्लाइड कैद था और इसी समय निक के घर पे एक पार्सल आता है जिसे निक की बेटी रिसीव करती है और चेक करने पे उसे एक डीवीडी मिलती है जिसे ये बच्ची चलाकर देखने लगती है। और सरप्राइजिंगली इस वीडियो में डार्बी का टॉर्चर सीन था और ये सब देखकर ये बच्ची काफी डर जाती है। इसके बाद हमें क्लाइड का प्रिजन सेल दिखाया जाता है जहाँ निक आकर बोलता है कि तुमने जो गिफ्ट मेरे यहाँ भेजा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उस वीडियो से मेरी बच्ची बहुत ज्यादा डर गई है, मगर क्लाइड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त क्लाइड कन्फेस करता है कि मैंने ही डार्बी और रूबर्ट को मारा है। मगर जब निक यहाँ से जाने वाला था तब क्लाइड कहता है कि याद करो, मैंने कहा था कि मैं डार्बी और रूबर्ट को मरा हुआ देखना चाहता हूँ और उन्हें मैंने अपने दिमाग में हजारों बार मारा था, मगर इस सब से ये प्रूव नहीं होता कि ये मर्डर मैंने ही किए हैं। और गाइस यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि क्लाइड निक से दुश्मनी निकाल रहा है। तो निक पूछता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? तो क्लाइड स्माइल करके कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ निक कि तुम अपने फायदे के लिए कातिलों से भी डील कर सकते हो, क्यों न तुम मुझसे भी एक डील करो। तुम मेरे लिए एक नाइस एंड कंफर्टेबल बेड का इंतजाम करवा दो और मैं तुम्हें रियल कन्फेशन दे दूंगा। मगर इस डील के लिए निक साफ इंकार कर देता है। तो निक का सुपीरियर उससे बोलता है कि तुमने क्लाइड के डील के लिए मना क्यों कर दिया? हमें क्लाइड का कन्फेशन चाहिए, तो जो उसे चाहिए वो उसे दे दो। इस बार क्लाइड के लिए स्पेशल बेड लाया जाता है, मगर बेड देखते ही क्लाइड का सेलमेट कहता है कि इस बेड को तो मैं यूज करूंगा। वहीं निक के ऑफिस में डिस्कशन चल रहा होता है कि क्लाइड पिछले 10 साल से गायब है। उसके पिछले 10 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर उसने इन 10 साल में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी हैं जिसे उसने पनामा की एक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। मगर उसने ऐसा क्यों किया है इसका कुछ भी पता नहीं चला है। इसका क्लाइड के केस की सुनवाई होती है जहां क्लाइड बेल की डिमांड करता है और उसका प्रोसिक्यूटर ने इस रिक्वेस्ट की डिनायल के लिए अपील मांग रहा है। तो क्लाइड कोर्ट में बोलता है कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है, मगर फिर भी मुझे डिटेन किया जा रहा है और तो और मुझे बेल भी नहीं दी जा रही है। ऐसा क्यों है कि बिना एविडेंस के पुलिस और प्रोसिक्यूशन अपनी मनमानी चला रहा है? तो जज क्लाइड की बेल के लिए एग्री करती है, मगर ये सब सुनकर क्लाइड काफी भड़क जाता है कि ये है आज का कानून। मैंने 2-4 लॉ की बातें क्या बोल दी, तुम मुझ जैसे किलर को आसानी से बेल देने वाली थी। ये है आज का सिस्टम। तो लेडी जज गुस्से में बेल डिनाइड बोलकर क्लाइड पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा देती है। तो क्लाइड और जोर से चिल्लाने लगता है कि लॉ तुम जैसे लोगों की मर्जी से चलता है, तुम लोग जो चाहे वो करते हो। तो क्लाइड को फिर से पकड़ लिया जाता है। इस बार निक क्लाइड से बोलता है कि मैंने तुम्हें बेड दे दिया है, अब तुम अपनी डील पूरी करो। तो क्लाइड उसके सामने रियल कन्फेशन दे देता है और कहता है कि मिस्टर निक, क्यों ना एक और डील करें, तुम मुझे बढ़िया सा खाना दे दो और मैं तुम्हें बिल रेनॉल्ड्स की डिटेल्स बता दूंगा। तो निक को पता चलता है कि बिल डार्बी का लॉयर था जिसे किसी ने 3 दिन पहले उठा लिया है। इसके बाद क्लाइंट बोलता है कि मेरा खाना और आईपैड आज 1 बजे तक ले आओ, तो मैं तुम्हें बिल की लोकेशन बता दूंगा, वरना बिल मारा जाएगा। तो फिर जल्दी से क्लाइंट के लिए स्पेशल खाना मंगाया जाता है। तो क्लाइंट पुलिस वालों को बिल की लोकेशन बता देता है, तो ये लोग बिल को बचाने चले जाते हैं। वहीं क्लाइंट का प्रिजनमेट फोर्सफुली क्लाइंट का खाना खा लेता है, तो क्लाइंट उसे स्टिक की टी बोन से मार देता है। वहीं अब तक पुलिस वाले उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर बिल कैद था, मगर अब तक तो बिल मर चुका था। तभी निक को उसकी असिस्टेंट सैरा का कॉल आता है जो उसे बताती है कि क्लाइंट ने अपने सेलमेट को बुरी तरह मार दिया है और अब उसे सॉलिटरी प्रिजन में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके बाद निक क्लाइंट से आकर मिलता है और उस पर खूब भड़कता है। तो क्लाइंट बोलता है कि बिल को मैंने नहीं बल्कि तुम लोगों ने मारा है। तुम लोगों ने मेरा खाना लाने में 8 मिनट की देरी कर दी, तो तुम बिल की लोकेशन पे 8 मिनट देरी से पहुंचे। बिल तुम लोगों की वजह से मारा गया है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। इसका निक का सुपीरियर उससे बोलता है कि मैंने काफी हाई लोगों से हेल्प मांगी है और उनमें से एक हमसे मिलने को तैयार भी है, और स्पेशल पार्ट ये है कि वो आदमी क्लाइंट का पास्ट जानता है। इसके बाद ये लोग एक आदमी से मिलते हैं जो सीधा बोलता है लगता है किसी ने क्लाइंट को गुस्सा दिला दिया है
और अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं। ये आदमी बोलता है कि क्लाइड हमारी एजेंसी का थिंक टैंक था जो काफी सारे कोइंसिडेंटल इंसिडेंट्स क्रिएट करके लोगों को आसानी से मार सकता है। सो अज्यूम करो कि क्लाइड अपने टारगेट की हर बात, हर मूव हर समय देख और सुन सकता है। एज्यूम करो कि वो हर समय तुम पर नजर रख रहा है। और स्पेशल पार्ट, वो जेल में खुद ही गया है, वरना तुम लोगों के बस का नहीं है क्लाइड को पकड़ना और इवन उसे जेल में रखना। वो जेल में अपनी मर्जी से है और वो हर काम सोच समझ के करता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, उसने अपने सेलमेट को यूं ही मार दिया है? नहीं, क्लाइड ने उसे किसी वजह से मारा होगा। तो निक पूछता है कि क्लाइड को रोका कैसे जाए। तो ये एजेंट बोलता है कि सीधा जाकर क्लाइड के सिर में गोली मार दो, वरना तुम क्लाइड को रोक नहीं सकते। इसका निक और उसका बॉस जज बुर्ज के पास जाते हैं ताकि वो लोग जज के थ्रू ऑर्डर पास करा सकें कि क्लाइड को किसी से भी मिलने न दिया जाए। गाइस, यहाँ पे हमने देखा कि ये तीनों मिलकर लॉ को कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये लोग क्लाइड के ह्यूमन राइट्स तक को भी छीनना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में जज ऑर्डर पे साइन कर देती है, मगर तभी जज को एक कॉल आता है। जैसे ही जज कॉल उठाती है तभी उसके फोन में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिससे जज के खोपड़ी की धज्जियां उड़ जाती हैं। और ये सब देखकर निक और उसका बॉस बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। इसका निक क्लाइड से जाकर बोलता है, अब तुम जजेस को भी मारने लगे हो। मगर क्लाइड कुछ भी जवाब नहीं देता। तो निक बोलता है कि अगर तुम ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हो तो तुम ये सब रोक सकते हो, क्योंकि डार्बी और रॉबर्ट ऑलरेडी मर चुके हैं। तो क्लाइड भड़कते हुए बोलता है, अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मारता, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा दर्द तुमने दिया है निक, और फिर कोर्ट और लॉ ने, जिसने मेरी और मेरी फैमिली ट्रेजेडी की जरा भी परवाह नहीं की। तुम लोगों ने एक झटके में प्राइवेट डील करके केस को रफा दफा कर दिया। इस वक्त क्लाइड स्माइल करके कहता है कि ऑलराइट निक, चलो एक और डील करते हैं। तुम कल सुबह के 6 बजे तक मुझे आजाद करके मुझ पे से सारे चार्जेस हटवा दो, वरना मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। ये सब सुनकर निक काफी घबरा जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी सभी केस रिलेटेड पर्सनल को प्रिजन में बुला लेता है, क्योंकि अगर सभी इकट्ठा रहेंगे तो रिस्क कम रहेगा। और फिर ये लोग एक रूम में पूरी रात काटते काटते सुबह 6 बजे का इंतजार करते हैं। और फिर सुबह के 6 बज जाते हैं, मगर कुछ भी स्पेशल नहीं होता। तो निक काफी रिलीफ फील करता है और अपने साथियों को घर जाने के लिए कहता है। मगर जैसे ही उसके साथी अपनी कार से घर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं, उनकी कार में तगड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सैरा मारी जाती है। और ये सब देखकर निक बहुत ज्यादा दुखी है। इसके बाद पुलिस वार्डन निक को बताता है कि पिछले 48 घंटे में जस्टिस डिपार्टमेंट के 6 ऑफिशियल मारे गए हैं। इसका सिटी मेयर निक और जोन्स पर खूब भड़कती है कि ये मेरे सिटी में क्या हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी जेल में मौजूद है और वो इतने सारे लोगों को मार रहा है। कुछ भी करो, इसे सॉल्व करो। इसका निक अपनी वाइफ और बेटी को सिटी से बाहर वेकेशन पे भेज देता है ताकि वो लोग खतरे से दूर रहें। मगर जब वो घर लौट के आता है तब उसे वो वाला आर्टिकल मिलता है जिसमें निक डार्बी के साथ हाथ मिला रहा है। तो निक समझ जाता है कि कोई उसके घर आया था। इस पर क्लाइड को प्रिजन से बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर निक उसे बुरी तरह से कूटने लगता है। मगर क्लाइड बोलता है, ओह, तुम्हें तो गुस्सा भी आता है। अच्छा है, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। तो निक भड़कते हुए बोलता है कि अगर 10 साल पहले मैं डार्बी और रॉबर्ट का केस लड़ता तो उन्हें सजा मिल जाती। नहीं, अगर हम केस लड़ते तो बिना एविडेंस के वो लोग आजाद हो जाते। मगर मेरी डील की वजह से एटलीस्ट एक क्रिमिनल को सजा तो मिली थी। तो क्लाइंट बोलता है कि निक, भूले मत बनो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उन क्रिमिनल्स को सजा मिले या नहीं। तुम्हें इवन इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इंसाफ मिला या नहीं। तुम्हें तो बस अपने कैरियर की पड़ी थी। तुमने मेरा केस लड़ने की कोशिश भी नहीं की। अगर तुमने एटलीस्ट कोशिश की होती तो मैं अपनी हार समझकर अपनी मिजरेबल लाइफ जीता रहता। मगर तुमने इवन कोशिश भी नहीं की और अब मैं इस पूरे करप्ट सिस्टम को बर्बाद करना चाहता हूँ। इसके बाद सैरा का फ्यूनरल होता है तो जोन्स बोलता है कि हमारी गलतियों की सजा बच्चे भुगत रहे हैं। मगर निक को अभी भी लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, मगर वो बस खुद को बेवकूफ बना रहा है। और उसे अच्छे से पता है अपने कैरियर के चक्कर में वो रास्ता भटक गया था। इस वक्त इनकी टीम अपनी कार से वापस लौटने लगती है, मगर कोई थर्ड पार्टी इन पे नजर रख रही है। वो निक की कार की तरफ एक रिमोट कंट्रोल रोबोट भेजता है जिसपे गन और रॉकेट लॉन्चर लगे हुए थे। इसका थर्ड पार्टी अपने रोबोट से एक EMP रिलीज करता है जिससे निक एंड पार्टी की कार रुक जाती हैं। इसके बाद वो अपने रोबोट से
इनकी कार पे अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देता है, जिससे जोन्स वाली कार की धज्जियां उड़ जाती हैं। और अब निक को पता है कि जोन्स भी मारा जा चुका है। इसके बाद सिटी मेयर निक पे खूब भड़कती है कि एक पागल आदमी ने सिटी की ऐसी तैसी कर दी है और सिटी का सिस्टम क्या कर रहा है। तो निक बोलता है कि मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहता हूँ, अब मैं क्लाइड से और डील करना नहीं चाहता। मगर मेयर निक की रिक्वेस्ट को डिनाई करके उसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बना देती है, जो कि पहले जोन्स था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर निक को कॉल करके बताता है कि हमने छानबीन की है कि लास्ट अटैक में बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट यूज हुआ है, जो कि सिर्फ मिलिट्री यूज कर सकती है। ऑफिसर बताता है कि निक, मुझे तो लगता है कि क्लाइड धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को मार रहा है और शायद वो तुम्हें लाश के लिए बचा कर रख रहा है। इसके बाद निक क्लाइड शेल्टन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलवाता है, जिससे फिर निक सिटी में लास्ट सोल्ड प्रॉपर्टीज की डिटेल मैच करने लगता है। और काफी मेहनत के बाद निक को क्लाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है कि क्लाइड की एक प्रॉपर्टी जस्ट उस प्रिजन के पास है जहां क्लाइड कैद है। तो निक और पुलिस ऑफिसर उसकी प्रॉपर्टी चेक करने चले जाते हैं, जहां पर उन्हें एक कार के नीचे एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है जो कि प्रिजन की तरफ जाता है। तो इन्हें समझ में आ जाता है कि पिछले 10 साल में क्लाइड ने यहाँ से प्रिजन तक सुरंग खोदी है और इवन उसने अंडरग्राउंड बेस भी तैयार किया है, जिसमें इमरजेंसी के लिए खूब सारा सामान और बॉम्ब मेकिंग मटेरियल था। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि क्लाइड ने सभी सॉलिटरी सेल्स के लिए टनल्स खोदी हुई हैं, तो उसे किसी भी सेल में रखा जाता वो आसानी से बाहर जा सकता है। इसके बाद ऑफिसर टनल से क्लाइड के सेल में जाता है, तो क्लाइड वहाँ पे मौजूद नहीं था, यानी क्लाइड टनल से होकर कोई कारनामा करने गया है। वहीं दूसरी तरफ क्लाइड सिटी हॉल तक पहुँच जाता है और सिक्योरिटी चेक के बाद वो 5वीं फ्लोर पे बॉम्ब लगा देता है। वहीं निक और ऑफिसर को चेक करने पे पता चलता है कि क्लाइड सीसीटीवी से उन सभी पे नजर रखता है। उसने इवन प्रिजन के सीसीटीवी को भी हैक कर रखा है। इसके बाद निक को कुछ नोट पढ़ने पे पता चल जाता है कि क्लाइड सिटी हॉल की तरफ जा रहा है। तो ये लोग भी जल्दी से सिटी हॉल पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें थर्ड ऑफिसर से पता चलता है कि सिटी हॉल के 6th फ्लोर पे मेयर आज एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि क्लाइड उन सभी लोगों को मारना चाहता है। इस वक्त इन्हें काफी सर्च के बाद एक लावारिस सूटकेस मिल जाता है, जिसपे चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि इसमें एक बॉम्ब है जो कि पूरे फ्लोर को उड़ा सकता है। और इनका बैड लक कि इस बॉम्ब में सेल फोन लगा हुआ है, यानी इसे क्लाइड रिमोटली ट्रिगर कर सकता है। तो निक बोलता है कि हमें बॉम्ब के बारे में सभी से छुपा कर रखना होगा, वरना क्लाइड को भनक लग जाएगी और वो 5वीं और 6ठी फ्लोर दोनों को उड़ा देगा। वहीं क्लाइड अपनी बेस लौट आता है और फिर वो टनल से होता हुआ अपने शहर तक पहुंच जाता है। मगर सरप्राइजिंगली क्लाइड की प्रिजन में निक पहले से मौजूद था, जिसे देखकर क्लाइड काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है। तो निक बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। निक बोलता है कि क्लाइड अब बस करो, अब बस बहुत हुआ, ये तबाही करना रोक दो। असल में निक क्लाइड से सिंपैथाइज करने लगा है और वो क्लाइड को बचाना चाहता है, और तो वो क्लाइड को लास्ट चांस भी दे रहा है। मगर क्लाइड स्माइल करके कहता है कि निक एक फाइनल डील करते हैं। मगर निक बोलता है कि मैं अब हत्यारों से डील नहीं करता, मैं अपनी गलतियों से काफी कुछ सीख चुका हूँ और अब मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। इसके बाद क्लाइड अपने फोन से सिटी हॉल वाला बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, मगर निक आई एम सॉरी बोलकर शेल से बाहर निकल जाता है और शेल को लॉक करके यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर शेल से टनल वाले रास्ते को भी बंद कर देता है। तब जाकर क्लाइड को एहसास होता है कि जो सूटकेस वाला बॉम्ब उसने सिटी हॉल में लगाया था उसे निक ने यहाँ लाकर बेड के नीचे छुपा दिया था और अब बॉम्ब 25 सेकंड में फटने वाला है। तो क्लाइड स्माइल करके अपनी बेटी का बनाया ब्रेसलेट देखने लगता है। वहीं निक प्रिजन से बाहर तक निकल आता है और सीधा एक हॉल जाता है जहां उसकी बेटी पियानो बजा रही थी और उसकी बेटी भी अपनी डैडी को देखकर काफी खुश थी। सो गाइज, क्लाइड ने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए डार्बी और रूबर्ट को मारा, मगर जब उसने इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया तब वो बदले की आग में गलत राह पे चला गया, जिसकी सजा उसे एज डेथ मिली। मगर वैसे भी ये सजा उसके लिए रिलीफ थी, क्योंकि अब वो अपनी वाइफ और बेटी के पास जा रहा है। इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।